Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss October 2023 विजन मंथली मैगजीन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पॉलिटी का डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं। हम लोग ये देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये दोनों बड़े आर्टिकल हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो आज हम लोग इसी दोनों का डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं आगे के आर्टिकल्स। हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कर रहे हैं। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन एंड लोकल बॉडीज, ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। Recently, the Capacity Building Commission, in collaboration with Ministry of Housing and Urban Affairs के साथ ऑर्गेनाइज करके एक नेशनल वर्कशॉप किया गया है। और किस पे? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज के साथ है, टू फोस्टर ए यूनिफाइड अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस इंडिया। तो उनका क्या है मकसद की ये कैपेसिटी बिल्डिंग करने का। और इसको और डिटेल में देखते हैं। ये जो वर्कशॉप हो रहा है, वर्कशॉप मार्क्ड द लॉन्च ऑफ 3 की इनिशिएटिव्स। पहला है एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान ACBP टू इनहांस कैपेबिलिटीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और दूसरा है ACBP फॉर 6 पायलट अर्बन लोकल बॉडीज, जो ये अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूरू, राजकोट, नागपुर एंड पुणे में हो रहा है। कंप्रीहेंसिव टूल किट फॉर प्रिपेयरिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स फॉर अर्बन लोकल बॉडीज फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज टू फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज है। तो इसमें क्या है कि ये जो कंप्रीहेंसिव टूल किट जो तैयार किया जा रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, जो प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और ये देखते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी इसके लिए बनाया गया है। तो उसमें क्या क्या है, ये है एक, इसका जेनेसिस कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया इन 2021 और एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विद कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और इनके पास कंप्लीट एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि ये अपने डिसीजन ले सकते हैं, और फाइनेंशियल भी और एग्जीक्यूटिव भी। इट इज ए की कंपोनेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। और इस ये मिशन कर्म योगी के तहत आता है। ठीक है, सर्विस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये किस डिपार्टमेंट में आता है? पर्सनल एंड ट्रेनिंग में। और इसका पर्पस क्या है? टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड शेप ए यूनिफॉर्म अप्रोच टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन ए कोलेबोरेटिव एंड को शेयरिंग बेसिस। और इसका कंपोजिशन कैसे हुआ, या कौन कौन है इसमें? चेयरमैन है एंड 2 मेंबर्स। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर शैल बी एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसका जो टर्म्स है और कंडीशन है चेयरमैन का एंड मेंबर का, वो टाइम टू टाइम डिफाइन किया जाएगा। और सेक्रेटेरिएट हेडेड बाय ए सेक्रेटरी इन ग्रेड ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अदर रिक्विजिट स्टाफ एज अप्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसमें एक जो सेक्रेटरी है, जो हेड होंगे, और जो किस ग्रेड पे होंगे? ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट पे। और इनका फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? ये कोऑर्डिनेट विद द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर इवॉल्विंग ए हार्मोनियस डी सिलोड एंड अप्रोच टू इम्प्रूव कैपेसिटी एंड बिल्ड शेयर रिसोर्सेज। तो ये अब ये प्रिपेयर करेंगे HR रिपोर्ट ऑन हेल्थ एंड सिविल सर्विसेज अलोंग विद टारगेट अचीवमेंट। तो और ये ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट तैयार करेंगे हेल्थ सिविल सर्विसेज के हेल्थ पे, और अलोंग विद टारगेट ऑफ अचीवमेंट। और एक तो ये रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये भी बताएंगे कि कितना अचीव हुआ है। और अंडरटेक ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल इन गवर्नमेंट। और ये ऑडिट भी देंगे कि कितना गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल है। अब देखते हैं क्या कि ये अर्बन लोकल बॉडीज क्या है। अर्बन लोकल बॉडीज आर स्मॉल लोकल बॉडीज दैट एडमिनिस्टर्ड और गवर्न ए सिटी और टाउन। ये जो एक स्मॉल अर्बन लोकल बॉडीज है, जो क्या करता है? गवर्न करता है सिटी को या छोटे टाउन को, और विद ऑफ ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। और उसमें ये जो है पॉपुलेशन का डिफिनेशन दिया हुआ है कि कितने से पॉपुलेशन होंगे तो वो सिटी होगा, कितने पॉपुलेशन होंगे तो टाउन होगा। अर्बन गवर्नेंस लोकल गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 5 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो अर्बन गवर्नेंस है वो स्टेट लिस्ट में आता है। Thus, the administrative framework and regulation of urban local bodies varies across the state. तो इसीलिए ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है, क्योंकि हर स्टेट का
स्टेट का रूल रेगुलेशन अलग है और हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग है, उसी बेसिस पे ये अलग होता है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड अर्बन लोकल गवर्नमेंट एज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो म्युनिसिपैलिटी में आते हैं। और जो शेड्यूल एक ये म्युनिसिपैलिटी में आता है, और ये जो 74th अमेंडमेंट है वो शेड्यूल 12 में आता है। The act provided for the establishment of three type of urban local bodies, जैसे नगर पंचायत हो गया for a transitional area, municipal council हो गया for small urban area, municipal corporation हो गया for large urban area। और ये transitional area मतलब क्या, कि जो small जो होते हैं, जो village से ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, जो सिटी में, जो अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, तो उसको ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं। इट एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट to devolve certain functions, authority and power to collect revenue from these bodies and made periodic election for them compulsory। अब ये कह रहे क्या कि इस ये जो काम है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का है, मतलब जो म्युनिसिपैलिटी का जितना भी रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, वही इनके सारे फंक्शंस का काम करते हैं, वही इसको ऑथोराइज करते हैं। और ये जो पावर है टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दीज बॉडीज एंड मेड पीरियोडिक इलेक्शन, वो भी क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही करवाती है। और ये फंक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इंक्लूड अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स एंड ब्रिजेस, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन इटीसी। ये सारा ये जो वर्क है, ये जो फंक्शन है, ये अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर आती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। ये जो है नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अर्बन लोकल बॉडीज है, तो ये अर्बन लोकल बॉडीज बनाने की क्या जरूरत पड़ गई और इसको क्यों बनाया गया, टू डील विद रीजनल एस्पिरेशंस है। जो हमारा जो रीजनल है, जो मतलब स्टेट के नीचे का जो था, जो थर्ड टायर जब बना नहीं था तो किस टाइप के प्रॉब्लम फेस होता था, या फिर उसको टैकल करने के लिए इसको बनाया गया है। और दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट थ्रू बॉटम अप प्लानिंग। तो जो नीचे तबके के लोग थे, या फिर जो है ना बेस लेवल पे काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसको बनाया गया है। ये जो है इंडियाज अर्बन सेंटर आर कंसीडर्ड इंजन्स ऑफ ग्रोथ है, एज दे अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब ये जो है इंडियाज का ये जो थर्ड टायर है, वो एक इंजन की तरह काम करता है, और इसमें 2/3 ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इसका ग्रोथ करेंगे थर्ड टायर का, तो 2/3 ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीज के 2/3 इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ऑलमोस्ट डबल from 460 million in 2018 to 876 million by 2050। तो ये कह रहे हैं क्या, जो अर्बन पॉपुलेशन है बहुत बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जैसे कि 2018 में देखा गया है कि 460 मिलियन है, लेकिन ये वो 2050 तक डबल हो जाएगा और 876 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइग्रेशन है वो रूरल टू अर्बन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये जो अर्बन माइग्रेशन है वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए जो अर्बन का पॉपुलेशन है वो भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। फॉर सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम लाइक स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, तो ये जो सिटी को इतना डेवलप करने की बात हो रही है, या अमृत मिशन को डेवलप करने की बात हो रही है, जिसकी वजह से ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो इफेक्टिवली काम करे, और ये जो अर्बन का पॉपुलेशन हो रहा है तो वो भी सिस्टमैटिक तरीके से ग्रो करे। streamlining planning process and delineation of institutional roles, relationship for urban local bodies to meaningfully shape local and regional plans। और देखते हैं क्या मेजर्स टेकन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज है, कि क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं कि इसको कैपेसिटी बिल्डिंग वो बनाने के लिए। और ये कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम फॉर अर्बन लोकल बॉडीज है, जैसे इट एम्स टू स्ट्रेंथन अर्बन लोकल गवर्नमेंट थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर बेटर गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज आर्टिकुलेटेड इन 11th 5-year प्लान। और ये जो 11th 5-year प्लान था उसमें ये बात बोली गई थी कि इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट को। और ये स्ट्रेंथन कैसे होगा, कि इसको बेटर गवर्नेंस के तहत इसको अच्छे से कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, एंड ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छे से करना होगा। और दूसरा है कि वर्ल्ड बैंक assisted capacity building for urban development project, its objective is to build the capacity of select urban local bodies which are centers of economic growth, improve their skill for better urban management and reduce urban poverty।
तो ये हो रहा है क्या कि वर्ल्ड बैंक इसको अच्छे से असिस्ट करे या फंड दे, ताकि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसका बहुत कैपेसिटी इन्हांस हो और अच्छे से बिल्डअप हो, ताकि तभी ये इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और जितने भी जो अर्बन के लोग हैं तो वहां पे एक तो गैदरिंग होती जा रही है क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये जो अर्बन के लोग हैं उसमें पॉवर्टी डिक्रीज हो। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, अब ये है लॉन्च हुआ था 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और इसका फोकस किस पे है, सिटीजन सेंट्रिक डिजिटल रेवोल्यूशन इन अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। तो ये क्या है, फोकस करें कि हर जो सिटीजन है वो डिजिटल बहुत ज्यादा इन्हांस हो सारे ये अर्बन लोकल बॉडीज में। और इसका एम क्या है, टू क्रिएट ए शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग अक्रॉस 3 पिलर्स, पीपल, प्रोसेसेस एंड प्लेटफॉर्म्स, टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल गवर्नेंस इन द कंट्री। अब ये इनका है कि ये जो डिजिटली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लोगों का इन्हांसमेंट हो, लोगों का कनेक्टिविटी बढ़े और सारे लोग डिजिटली प्रो हो। National Institute of Urban Affairs has been appointed to anchor दिस मिशन, और उसके लिए एक इस मिशन को और ज्यादा इन्हांस और के लिए इन्हांसमेंट के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भी अपॉइंट किया गया है, और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1976 में। और इसका प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इन अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये सारे काम है इसके। और जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, और ये किस पे फोकस करता है, फोकसेस ऑन एफिशिएंसी इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, और ये पैरास्टेटल एजेंसीज टुवर्ड्स सिटीजंस है। तो ये जो है सारी इसको एफिशिएंसी, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में एंड जो सर्विस डिलीवरी है मैकेनिज्म है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। और म्युनिसिपल बॉन्ड्स, there are financial instrument that municipal corporation and other associated bodies in India issue to raise funds, कि जितने भी इस टाइप के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं या अदर एसोसिएटेड बॉडीज हैं जो इससे कनेक्टेड हैं, वो सब ये फंड रेज करने का काम करे, ताकि पीपल की जो पीपल सेंट्रिक है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, ये इसको ग्रो करने में मदद मिलेगी। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं, तो देखते हैं कि चैलेंजेस कौन कौन सी है। तो चैलेंजेस क्या है, लैक ऑफ स्किल्स है, कि जिस हिसाब का स्किल चाहिए अभी उस टाइप का स्किल नहीं है। पर्सनल इंगेज्ड इन मैनेजिंग अर्बन अफेयर्स एंड म्युनिसिपल सर्विसेज लैक स्पेसिफिक स्किल्स, स्पेशली in areas like socio-economic planning, sustainable urban planning, financial management and e-governance। तो ये सारी जगहों पे ये क्या है, लैक ऑफ स्किल है, कि अभी जिस हिसाब का हमें स्किल चाहिए अभी उतना स्किल डेवलप नहीं हुआ है। और दूसरा ट्रेनिंग करिकुला, कैपेसिटी गैप्स इन म्युनिसिपल एम्प्लॉयज आर ऑगमेंटेड बाय कैपेसिटी बिल्डिंग डेफिसिट इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है लेकिन हमारे पास प्रॉपर स्किल नहीं है कि कैसे हम उसको रन करें, तो इन सारी जगह पे ना एक लूप होल और गैप क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से ये जो म्युनिसिपल एम्प्लॉयज उतने स्किलफुल नहीं है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी डेफिसिट होते जा रहा है, और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो खोला गया है उतने बढ़िया तरीके से ट्रेन नहीं हो पा रहे हैं। और also states training institute focus more on general and rural administration rather than on urban governance। और ये लोग जो है ज्यादा जनरल और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस कर रहे हैं, और rather than on general urban governance है उस पे कम फोकस कर रहे हैं। और lack of awareness and participation, और जितना जिस हिसाब का अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों के बीच में जागरूकता होनी चाहिए और पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उस हिसाब का नहीं है। The disconnect between citizen and urban local bodies hamper effective communication। This cuts the feedback channel from citizens, which could act as a key motivator for capacity building। तो एक जो गैप है पीपल टू पीपल या पीयर टू पीयर जो गैप है, जिसकी वजह से एक कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है, तो लोगों के बीच में कितना काम जा पा रहा है और लोग कितना उससे खुश हैं, या लोगों के पास कितना रिच हो पा रहा है जो भी चीजें ये प्लानिंग हो रही है या जो स्किलफुल चीजें हैं, तो एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से यहाँ पे जिस हिसाब का जो पार्टिसिपेशन चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं पार्शियल डेवोल्यूशन। 73rd and 74th Amendment Act enlist the function of local governance bodies. However, in practice, there is a lack of devolution of financial authority, resulting in local authorities having greater responsibilities without financial means to fulfill it। अब एक तो है कि स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल, ये जो जितने भी हैं अर्बन लोकल बॉडीज कि जो फंड का काम या इनको ये फंड देने का या फाइनेंशियल असिस्टेंस का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो बहुत बार क्या होता है कि वो लोग ना बहुत देर से अलॉटमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, जो 73rd या 73rd जो है वो पंचायती राज एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट जो म्युनिसिपल है, म्युनिसिपैलिटी,
तो उसमें फंक्शन जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो फाइनेंशियल अथॉरिटी उतने हद तक वो जो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से एक रुकावट आ जाता है। For instance, poor financiers of Bihar's urban local bodies are due to delays in release of grants, inadequate devolution of funds, and delays in revision of tax rates, assessments of land holdings. अब जैसे कि ये जो बिहार के अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनको स्टेट की तरफ से फंड नहीं मिलता है या फिर ग्रांट बहुत देर से मिलता है, तो उनके जो बहुत सारे काम है वो रुक जाते हैं, या समवेयर बहुत सारे अभी रिसेंटली इन न्यूज की बहुत सारे पंचायत से लोग या म्यूनसिपैलिटी के जो हैं वो लोग बहुत सुसाइड कर ले रहे हैं, या पंचायत के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपना फंड लगा करके बहुत सारे जो स्कीम को रन करवा दिया है या बहुत सारे चीजें बनवा दी, कहीं पे पुल बनवा दिया गया, कहीं पे कोई भी जो चीजें हैं गांव से रिलेटेड वो करवा दी, लेकिन स्टेट की तरफ से फंड नहीं आने पे उन लोग को बहुत ज्यादा एक पेनफुल और स्ट्रेस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे पंचायत लोगों का भी डेथ होने लगा क्योंकि वो सुसाइड कर ले रहे थे। तो ये सारी दिक्कतें भी आती हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में हम देखेंगे, जैसे ये ट्रेनिंग हो गया, क्वालिटी ट्रेनिंग मटेरियल ऑफरिंग ए मिक्स ऑफ क्लासरूम बेस्ड ट्रेनिंग एंड ऑन फील्ड ट्रेनिंग और टू बी डिजाइंड or engaging private academic and non-governmental training and research organization can further bridge the shortage of capacity building institution। तो ये कह रहे हैं क्या कि ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए कि आप तो एक क्लासरूम में आप सीखते ही हैं ट्रेनिंग का, और आपको एक ऑन ग्राउंड भी सिखाना चाहिए कि अगर आपको जैसे सिचुएशन है या फिर कि कैसे कैसे आपको काम करना है, तो आपको फील्ड में भी ट्रेन करना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों जगह अगर आप ट्रेन होते हैं तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे। और ये जिनमें इंगेजमेंट होना चाहिए प्राइवेट का, एकेडमिक का या नॉन गवर्नमेंटल ट्रेनिंग का, ये सारों लोगों को मिलके ट्रेन करना चाहिए और हर एक सेक्टर से उठाना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, एकेडमिक सेक्टर हो और ये नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर हो। और दूसरा हो गया प्रोफेशनलिज्म। तो प्रोफेशनलिज्म डेवलपिंग ए कैडर सिस्टम एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स इन म्युनिसिपल डिपार्टमेंट्स है। एग्जांपल है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो ये जैसे कि आपको इस टाइप का ट्रेन करना है या फिर एक प्रोफेशनलिज्म और क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट वर्कफोर्स इन म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, कि आपको ना इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि आपको प्रोफेशनल तरीके से आप प्रेजेंट करें। Also, lateral hiring of professionals with special skill can be explored into municipal cadre, especially the larger urban local bodies for fostering greater municipal professionalism। अब ये भी कह रहे हैं कि lateral hiring होना चाहिए, जैसे अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में था कि lateral entry of IAS IPS of in UPSC, तो उसी तरह से कह रहे हैं कि lateral hiring होना चाहिए, जो भी प्रोफेशनल है, जो स्किलफुल है, जो स्पेशल नॉलेज गेन किया हुआ है उन्होंने, या फिर किसी भी चीज में उन्होंने स्पेशलिटी है उनकी, तो उनको लैटरल हायरिंग कर लेना चाहिए, और ताकि उससे क्या होगा कि एक प्रोफेशनलिज्म डेवलप होगा और लोग ज्यादा और कनेक्ट कर पाएंगे। और इसमें क्या है कि अवेयरनेस जनरेशन steps should be taken to mobilize citizens, ensure active participation, and generate awareness among public by organizing campaigns, engaging academic institution, NGOs, etc। तो ये कह रहे हैं क्या कि अवेयरनेस फैलाना होगा ताकि वो सिटीजन मोबिलाइज जो करते हैं हर तरफ, जैसे कि आप कैंपेन चला सकते हैं, आप है ना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकते हैं कि हर कॉलेज में जाके, हर स्कूल में जाके या फिर हर एनजीओ में जाके, और एनजीओ वाले लोग अगर ज्यादा अवेयरनेस से सारे पॉपुलेशन में फैलाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अब ये है कि फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इज ए नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस। तो the focus should be on providing autonomy in matters of expenditure along with resource mobilization as far as possible। तो ये जो है ये प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी इन मैटर्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि एक तो ये फंड की भी बहुत दिक्कत आती है, तो ये फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है कि आप मतलब कि खुद आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अगर आप फाइनेंशियली इनको ऑटोनॉमी देंगे कि वो अपने एक्सपेंडिचर अपने मुताबिक वो खर्च करें, तो फिर उस तरह से क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज जो चाहिए तो वो अपने मन मुताबिक खर्च करेंगे, तो वो जल्दी से गेन कर पाएंगे, या लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, उनके इश्यूज है, वो जल्दी से जल्दी फुलफिल कर पाएंगे। This will enhance local institution ability to allocate funds for training, carry out developmental task effectively। तो वही है कि अगर उनके पास फंड होगा तो लोगों को जल्दी से जल्दी ट्रेन कर पाएंगे, और जो डेवलपमेंट में जो भी जो टास्क का नीड होगा उसको वो अपने मन मुताबिक जल्दी से रन करवा पाएंगे। और ये कन्वर्जेंस
the institutionalizing structure of local bodies to enhance coordination among the local governance bodies and bring synergy. This will indirectly increase the institutional as well as human resource capacity of the urban local bodies. अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज करवाना होगा अर्बन लोकल बॉडीज का, ताकि ये जो कोऑर्डिनेशन है जितने भी लोकल गवर्नेंस बॉडीज है और उनका आपस में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन बने। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इंस्टीट्यूशनल है या ह्यूमन रिसोर्स के जो है ना, ये इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो कैपेसिटीज है अर्बन लोकल बॉडीज का वो और ज्यादा इन्हांस होगा। तो ठीक है ये आर्टिकल। और इसमें ये भी देखते हैं कि क्या है, स्किल टू बी इम्पार्टेड टू अर्बन प्लानर्स। तो इसमें है जैसे कि एक टेक्निकल स्किल भी होना चाहिए और मैनेजेरियल स्किल भी होना चाहिए। अब उसमें क्या है कि बहुत तरह के का स्किल है जो हमारे पास होना चाहिए जब हम इस फील्ड को अर्बन लोकल बॉडीज को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च होना चाहिए, इसमें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होना चाहिए, कंसेंसस बिल्डिंग एंड मॉडरेशन होना चाहिए, सर्वेइंग एंड मैपिंग होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ कौन सा फंड का जरूरत है और किस जगह पे आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, और एक लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तभी हम अगर कोई स्कीम या फिर कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो और जो भी जो है कोई भी मिशन है या स्कीम है वो सक्सेसफुल रन करें। पॉलिसी डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फॉर मल्टी सेक्टोरल इश्यूज, कि कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप अच्छे से उसको टैकल करें, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करें। जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग होना चाहिए, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एंड विजुअल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अवेयरनेस होना चाहिए, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड परसुएशन, कि आप लोगों से कनेक्ट करें, अच्छे से बात करें, और परसुएशन क्या है कि आप अपनी बातें उनको समझा पाए, लोगों की बातें आप समझे और आप जैसा उनका सिचुएशन है उसको फील करके आप उनके जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करें। तो दिस इज इट। अब हम लोग चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि ये जो पॉलिटिक्स में कितने क्रिमिनल्स है और किन पे कितना केस चल रहा है, तो वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। और ये न्यू आर्टिकल है और इसमें डाटा भी सारे जो अपडेटेड है वो है, तो वो आप अपडेटेड डाटा एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट टाइटल एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023 वाज रिलीज्ड, कि अभी जितने भी सिटिंग है जो करंटली अभी एमपीज हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में, उनके ऊपर कितना क्रिमिनल के चार्जेस चल रहे हैं, तो वो अभी रिलीज हुआ है। इट वाज रिलीज्ड बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से। तो ये जो है एडीआर की तरफ से नेशनल इलेक्शन वॉच, तो उन्होंने ये दोनों ने मिलकर निकाला है। और ये की फाइंडिंग्स कैसे हैं, जैसे सिटिंग एमपीज विद क्रिमिनल केसेस 40% ऑफ सिटिंग एमपीज हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्फ। अभी जो क्रिमिनल केसेस हैं जो 40% है जो सिटिंग एमपीज हैं उनके ऊपर, और सिटिंग एमपीज विद सीरियस क्रिमिनल केसेस 25% ऑफ सिटिंग एमपीज हैव डिक्लेयर्ड सीरियल क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग केसेस रिलेटेड टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर इटीसी। और अभी 25% तो ऐसे हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं जैसे मर्डर के और अटेम्प्ट टू मर्डर के, और स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिटिंग एमपीज विद क्रिमिनल केसेस। और ऐसा कौन सा स्टेट है जिनसे सारे मतलब बहुत सारे जो एमपीज हैं जो बिलोंग करते हैं और उन पे क्रिमिनल केसेस चल रहा है, तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिटिंग एमपीज विद क्रिमिनल केसेस इन स्टेट, जैसे कि सबसे ज्यादा लक्षद्वीप, फिर उसके बाद केरला, बिहार एंड देन महाराष्ट्र, इन सारे पे है। अब ये ADR was established in 1999 by a group of professionals from Indian Institute of Management IIM अहमदाबाद, वहां से इसका ओरिजिन हुआ। और its goal is to improve governance and strengthen democracy by continuous work in the area of electoral and political reforms। और इसका गोल क्या है कि गवर्नेंस में और ये जो डेमोक्रेसी है उसमें उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये कंटिन्यूअस वर्क करता है ताकि इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आ सके। अभी देखते हैं ये अब ये जो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बना कैसे और ये कैसे आया। और ये जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है जो ARC रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, अब ये जो सेकंड ये इस सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन भी है जिसको ये ARC रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, उसका जो फोर्थ रिपोर्ट है और एथिक्स इन गवर्नेंस स्टेटेड इट एज पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। उसी में बताया गया है डिटेल में कि कैसे जो क्रिमिनल्स है वो इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत वो जो क्रिमिनल्स पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में, और ये इसका फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स बिहाइंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स।
इसका नेक्सस है बिटवीन द क्रिमिनल गैंग्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस है। ये सारे जगह जो क्रिमिनल्स है उनका ये जो बना हुआ है, ये जो एक कनेक्टिविटी बना हुआ है, और ये मसल पावर, ये जो क्रिमिनल्स आर यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट candidates to spend in enormous sum of money to vote buying and illegal activities। तो ये है क्या कि जो भी क्रिमिनल्स है वो एक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कनेक्टिविटी बना करके या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो करके वो बहुत सारे पैसे खर्च करके और वो वोट को बाई करते हैं या अदर इलीगल तरीके से वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इलीगल वोट बाइंग एंड इलीगल एक्टिविटीज। और उसी को एक नया टर्म आया है जो हम लोग ये फ्रीबीज कहते हैं, कि कैसे लोभ वगैरह दे करके कैसे आप वोट बैंक खरीद सकते हैं। और विनेबिलिटी क्या है, एज पर एडीआर रिपोर्ट, और चांस ऑफ विनिंग इज ट्वाइस कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो उसमें क्या है कि ऐसे लोगों का जो फ्रीबीज देते हैं या वोट बाइंग करते हैं या इलीगल तरीके से एक्टिविटी करके, तो उनके चांसेस ना डबल हो जाते हैं। अदर कंपेयर जो वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं उनके कंपेयर में उनके चांसेस ज्यादा होते हैं विन करने के। Denial of justice and rule of law due to inordinate delays lasting over years and high cost in the judicial process। अब ये है क्या कि इनके खिलाफ ये पहले से इतना इनके पास मनी है कि ये लोग डिले करते रहते हैं, डेट को बढ़ाते रहते हैं। तो एक तो उसकी वजह से क्या होता है, हाई कॉस्ट भी लग रहा है और जुडिशियल प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिले भी होते रहता है। और ये वोट बैंक है, पॉलिटिकल पार्टीज कोटिंग क्रिमिनल्स एंड ऑफरिंग देम कैबिनेट पोजीशन इन एक्सचेंज ऑफ वोट्स। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है कि और जो ये जो क्रिमिनल्स है जो ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ये ऑफर करते हैं कि इनको कैबिनेट की सीट मिले और वो ये वोट के एक्सचेंज पे। और जो मनी पावर है, ड्यू टू लो स्टैट्यूटरी लिमिट फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस फॉर मोर एक्सपेंसेस कैंडिडेट ऑफन टेक क्रिमिनल हेल्प है। और ये जो है कि इस पे उनके पास तो जो भी इलेक्शन लड़ते हैं तो मे भी कभी बहुत बार होता है कि ये जो स्टैट्यूटरी लिमिट है कि कैसे उनके पास है ना इतना ज्यादा खर्च नहीं करना है, तो वो क्या करते हैं कि क्रिमिनल्स की हेल्प लेते हैं कि वो ज्यादा पैसा खर्च करे या मनी एंड मसल पावर का हेल्प ले। अदर फैक्टर्स क्या है, करप्शन, नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियंस है कि कैसे पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का कनेक्टिविटी रहता है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है, तो एक तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन एंड ट्रस्ट इरोजन। तो ये कहते हैं क्या कि जब गुनहगार ही जब रूल्स ये वगैरह बनाए तो वो कैसा होगा, तो वो करप्शन से भरा होगा और उसके वजह से ट्रस्ट का डेफिशिएंट भी होता है, तो ट्रस्ट इरोजन भी होगा। तो करप्शन thrives when the rule of law is disregarded and paired with the criminality of politics है। इंडिया रैंक्ड 85th आउट ऑफ 180 कंट्रीज है, तो इंडिया का रैंक 85th आया है according to the 2022 corruption perceptions index reported by Transparency International। तो इसमें जो है और 2020 में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी आया था जो रिपोर्ट किया गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, व्हेन पॉलिटिशियंस विद क्रिमिनल बैकग्राउंड होल्ड पब्लिक ऑफिस इट कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। जब ऐसे कोई क्रिमिनल से जो आपको पब्लिक ऑफिस में उसका सीट होल्ड करते हैं तो फिर वो आम जनता का विश्वास खो देते हैं। अब ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, this is because the criminal element can gain control of political parties and using them for their benefit। अब ऐसे जो लोग जो हैं जो क्रिमिनल्स है वो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए ज्वाइन करते हैं वो अपने फायदे के लिए। इनर पार्टी डेमोक्रेसी ऑल्सो गेट एडवर्सली इम्पैक्टेड, और उससे क्या होता है कि जो अंदर की पार्टी की जो डेमोक्रेसी होती है वो भी इम्पैक्टेड होती है। और affect working of investigation and prosecution agencies। Nexus between criminal politician has a tendency to influence the working of agencies। अब भी क्या होता है ना कि उससे भी एक नेक्सस डेवलप होता है किसमें, क्रिमिनल एंड पॉलिटिशियन में, तो उनका जो प्रभाव है जो वर्किंग एजेंसीज है उन पे भी पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट इन 2017 टर्म्ड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज ए केस्ड पैरट एंड इट्स मास्टर्स वॉइस। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि ये जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, ऐसा पैरेट है जो कैद है, वो अपने मन मुताबिक क्या है इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है या कोई फैसला नहीं सुना पाता है, और इट्स मास्टर्स वॉइस है कि ये जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास अपना वॉइस नहीं है, जो उसका मास्टर बोलेगा वो उसी को रिपीट कर देता है।
decline in conviction rate. और as per Supreme Court amicus curiae report 2022 5097 cases are pending against lawmakers across the country. तो ये जो conviction rate में भी decrement हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो क्यूरी रिपोर्ट आया है 2022 में, तो उसके तहत कि 5097 केसेस जो पेंडिंग है वो लॉ मेकर्स के ही खिलाफ और अफेक्ट कंडक्टिंग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और उसके वजह से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को भी अफेक्ट पहुंचाता है. तो ड्यू टू द यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर इन इलेक्शन बाय क्रिमिनल्स, द इलेक्शन आर नॉट कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर. तो जो फ्री एंड फेयर मैनर है जिसकी वजह से ये डेमोक्रेसी हमारा डिफाइन होता है, तो ये जो मसल एंड मनी पावर जो यूज करते हैं पॉलिटिशियंस, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है ना फ्री एंड फेयर मैनर में जिस हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए वैसे हो नहीं पाता. The Center for Media Studies reported that around 8 billion was spent during 2019 लोक सभा जनरल इलेक्शंस. अब ये बोला जा रहा है कि 8 बिलियन स्पेंड किया गया है 2019 लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में. दैट इज रियली अ ह्यूज अमाउंट एंड इट इज $8 billion. मेजर्स टू चेक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ये जो लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या है, सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेज लॉ मेकर सेंटेंस्ड टू एक्ट एटलीस्ट 2 years इन जेल रिमेन्स डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 years अपॉन दियर रिलीज. अब ये जो है कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 जो कहता है क्या कि अगर लॉ मेकर्स जो अगर उनको जेल हो जाती है कम से कम 2 साल की, तो फिर वो जेल से बाहर आने के बाद भी वो 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, 6 साल तक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. सच ए डिस्क्वालिफिकेशन इज इनेबल्ड बाय आर्टिकल 102 Clause 1 of the Constitution of India, which says a lawmaker can be disqualified under any law enacted by Parliament. अब ये जो है कि इसमें आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में बताया गया है कि ये जो लॉ मेकर्स अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो वो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जो लॉ इनेक्टेड किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा. सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 191 क्लॉज 1. और जिस तरह से ये जो पार्लियामेंट की ने बनाया है सेंटर के लिए, उसी तरह स्टेट के लिए भी ये आर्टिकल दिया हुआ है. उसी आर्टिकल 191 क्लॉज 1 के प्रावधान में ये बताया गया हुआ है. अब ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स क्या है कि ये जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्या, इलेक्टर्स हैव ए फंडामेंटल राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स. ये जो है कि जो भी इलेक्टर्स है जो वोट देते हैं उनको जानने का अधिकार है कि जो हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में. इट स्टेट्स दैट राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज ए राइट फ्लोइंग फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो उनको अपना सारा डिटेल बताना होगा. और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड सेक्शन 33B ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड. लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज है और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसने क्या किया कि इसको ये जो रूल बना था 2002 में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड बता दिया. और बीच में एक वो भी कमीशन भी बना था. तो ये जो कमीशन है, कमिटीज है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए, वो देखते हैं एनएन वोहरा का रिपोर्ट. एनएन वोहरा कमिटी रिपोर्ट जो 1993 में बना था ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स स्टेटेड दैट नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल एंड गैंग्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस हैज कम आउट क्लियरली इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और ये बहुत सारे कंट्री के हर पार्ट में देखा गया है. और अदर कमीशन जो बनाई गई है इसी से रिलेटेड, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2001, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 2008. तो ये सारी कमिटीज जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. अब देखते हैं ये जो द सेक्शन अलाउड कैंडिडेट टू फर्निश इंफॉर्मेशन ओनली अंडर द एक्ट. और ये जो है कैंडिडेट का जो इंफॉर्मेशन है वो एक्ट के तहत ही बताना है. और लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो उसमें भी उन्होंने ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया. सेक्शन 8 Clause 4 of RP Act, Representation of People Act, earlier allowed convicted MPs, MLAs and MLCs to continue in their post provided they appealed against their conviction sentence in higher courts within 3 months of the date of judgment by trial court. अगर किसी पे अगर केस चार्जेस चल रहे हैं
तो ये क्या था कि उन्होंने अपील किया था कि वो अपने पोस्ट पे बने रहें और कि जब भी उन पे ट्रायल चल रहा है या फिर अब जब तक ये जो 3 महीने का जो डेट आता है जजमेंट का तब तक। तो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन versus Union of India 2018 Supreme Court ordered political parties to publish the criminal records of their candidate in their website, social media handles and newspaper। तो इन्होंने कि जो भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है तो वो अपना जो है वो खुद से ही जो कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो खुद से ही अपना जो भी चार्जेस उन पे लगे हुए उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल्स हो, न्यूज़पेपर के द्वारा हो या फिर वेबसाइट पे। और राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा 2020 सुप्रीम कोर्ट reiterated the court's 2018 direction and directed the election commission to report the supreme court and any non-compliance by political parties। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये जो कोर्ट का फैसला था 2018 जो डायरेक्ट किया गया था तो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करना था सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो नॉन कंप्लायंस है बाई पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या है इसमें। वे फॉरवर्ड लाइफ टाइम बैन फॉर कन्विक्ट फ्रॉम पोल्स है। अब इसमें क्या है कि होना चाहिए कि जैसे लोग ऐसे जो वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसको क्या होना चाहिए कि लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए कि वो कोई भी ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ना करे या इलेक्शन ना लड़े। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड मेंशन्ड इट इन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रपोजल पब्लिश्ड बाय इट इन 2004 and 2016 hybrid electoral system as suggested by 117th law commission report on the hybrid system, that is 75% through first past the post and 25% through proportional system। तो ये हाइब्रिड इलेक्शन होना चाहिए जो 117th लॉ कमीशन में बताया गया है। और पनिशमेंट फॉर फिलिंग ऑफ फॉल्स एफिडेविट the Law Commission in its 244th report titled Electoral Disqualification suggested punishment should be enhanced to a minimum 2 years imprisonment and an offence must also be made a ground for disqualification। तो कहते हैं अगर कोई भी अगर फॉल्स अपना जो एफिडेविट होता है अगर उसमें कुछ भी अगर आप गलत भरते हैं या कुछ गलत आपका जो भी आपने चीजें भरी हैं तो वो गलत साबित होता है तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 साल की सजा वो सुनाना चाहिए। Internal democracy for political parties. The National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC) report suggested dedicated legislation for inner party democracy। और कहते हैं क्या कि ये जो नेशनल कमीशन जो रिव्यू करती है कि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क कर रहा है उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है तो उसमें है कि जो इनर पार्टी का अगर ऐसा ही होगा तो इनर पार्टी की जो डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन हो सकती है। और amending the Representation of People's Act 1950 to debar the persons from contesting elections against whom heinous nature crimes are pending। तो ये कह रहे हैं क्या कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1950 तो उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है और उसको अमेंड करने की जरूरत है कि जिनके जो भी जो कंटेस्टेंट है जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ना चाहता है अगर उसके खिलाफ कोई हीनियस क्राइम उसने किया है या कोई भी हो, रेप हो, मर्डर हो या फिर बहुत सारे जो हीनियस क्राइम है तो उसको इलेक्शन लड़ने से रोक देना चाहिए। अदर रिफॉर्म्स क्या है? राइट टू रिकॉल, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस और फास्ट ट्रैकिंग जुडिशियल प्रोसेस ईटीसी फॉर इंप्रूविंग इलेक्शन इकोसिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये एक राइट टू रिकॉल होना चाहिए और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए। ये राइट टू रिकॉल क्या है? राइट टू रिकॉल ये है कि अगर किसी ने इलेक्शन में अगर वो जीत गए हैं अच्छा वोट पा करके तो अगर आम जनता चाहे तो फिर से उनको अगर वो पाते हैं कि अगर इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फिर अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर भी तो उनके पोस्ट में चेंजेस लाने का या फिर से इलेक्ट करने का उनके पास एक ये प्रोविजन या फैसिलिटी होना चाहिए। या फिर और जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उनके खिलाफ फास्ट ट्रैकिंग जुडिशियल प्रोसेस होना चाहिए। अब रिलेटेड न्यूज क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से एंड नेशनल इलेक्शन वॉच ऑल्सो रिलीज्ड रिपोर्ट एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज एंड एमएलए विद डिक्लेयर्ड केसेस रिलेटेड टू हेट स्पीच। और की हाइलाइट्स क्या है इसका? ए टोटल ऑफ 107 करंट एमपीज जो है 33 एंड एमएलए 74 हैव डिक्लेयर्ड केसेस रिलेटेड टू हेट स्पीच। और देखते हैं कि हेट स्पीच है क्या। द लॉ कमीशन रिपोर्ट नंबर 267 ऑफ मार्च 2017 on hate speech state that hate speech has not been defined in any law in India।
तो हेट स्पीच कहीं पे डिफाइन नहीं है। हाउएवर लीगल प्रोविजन इन सर्टेन लेजिस्लेशंस लाइक सेक्शन 153A और 153B 295A ऑफ आईपीसी प्रोहिबिट सेलेक्ट फॉर्म्स ऑफ स्पीच एज एन एक्सेप्शन और फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये क्या है, क्या जब पार्लियामेंट में जो हेट स्पीच या कोई भी ऐसा कुछ गलत बोलना या किसी के खिलाफ कुछ गलत बोलना, तो और जो आपका जो आपको एक राइट प्रोवाइड किया गया, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं या किसी के भी खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसको कहते हैं हेट स्पीच फैलाना। तो उसका आप जो है ये प्रोविजन का आप गलत यूज नहीं कर सकते हैं हेट स्पीच का। एंट्री प्रिविलेज को बाद में डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इसी दोनों को रहने देते हैं। और थैंक यू वेरी मच। और आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।